हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया हो, एकदम मजे में जी रहे होगे भाई। और मजे मजे में भाई तैयारी कर रहे होगे। एक टीचर ने चैलेंज दिया था, मतलब मेरे से काफी सीनियर है वो, और मैं अपने आप को भाई टीचर नहीं समझता, आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझो वो समझता हूँ भाई। और उन्होंने कहा था कि दम है तो थ्योरी पढ़ो। सर मेरे अंदर तो दम बहुत है सर, मैं थ्योरी पढ़ा भी रहा हूँ। एशियन खत्म कर दी है, मिडाइवल भी जल्दी खत्म कर दूंगा, और उसके बाद जो है जल्दी से मैं जो है मॉडर्न भी पढ़ा दूंगा और पॉलिटी भी पूरी समाप्त कर दूंगा, उसके बाद जियोग्राफी भी समाप्त कर दूंगा। सर आप देखते हैं आप कितना पढ़ाते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप कितना पढ़ाते हैं। आप सभी लोगों ने उनकी वीडियो जरूर से देखी होगी सर की, तो देखते हैं किस कौन कितना पढ़ाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सर की बात मुझे वैसे काफी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि थ्योरी सही है। जितने भी टीचर्स हैं वो आते हैं अपना, और जो है प्रैक्टिस सेट ये सब कुछ करवा कर चले जाते हैं। भाई प्रैक्टिस सेट से क्या होने वाला है, थ्योरी आप डेप्थ में करवाओ ना। थ्योरी आप बढ़िया करवाओगे भाई, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो प्रैक्टिस कर रहा है अगर बंदा, तो उसमें 2 4 10 क्वेश्चन हर किसी को नए मिलने वाले हैं। हर एक चैप्टर किसी का सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से कंप्लीट नहीं हो सकता भाई। मतलब 80 90% वो चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 10% जो बचता है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं या फिर कुछ भी आप कहीं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पर 8 10 उस टॉपिक से 4 6 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, फिर वो 4 6 क्वेश्चन वहां से आपके कंप्लीट हो जाते हैं जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो इसीलिए भाई प्रैक्टिस सेट डेली के डेली करा करो, और साथ में जो है थ्योरी आप पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट जरूर से लगाया करो। जिन भी चैप्टर्स को आप कंप्लीट किया करो, चाहे मैथ के हो, रीजनिंग के हो, हिंदी के हो, मतलब हर सब्जेक्ट के आप जो है प्रैक्टिस सेट जरूर से किया करो, हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और भाई वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर से बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं हम तुगलक वंश। आज हम क्या देखेंगे भैया, तुगलक वंश के बारे में देखेंगे, जो कि जो है 1320 से जो है 1320 से जो है कहीं कहीं पर 1398, और कहीं कहीं पर आप लोग देखोगे 1412 ईस्वी तक दिखेगा। कहाँ तक दिखेगा भैया? 1412 ईस्वी तक जो है दिखेगा, ठीक है। 1412 ईस्वी तक, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसमें किस प्रकार से इसकी जो है स्थापना हुई थी, इस वंश की किसने किया था, कैसे कैसे क्या किया था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को ही क्या कहा जाता है? तुगलक गाजी। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गाजी को, गाजी मलिक को ही जाना जाता है, ठीक है। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां के पराजित कर, भाई इसने जो है क्या किया था, खुसरो खां को जो है पराजित कर दिया था। किसने पराजित किया था? गाजी मलिक ने, या फिर जो है तुगलक गाजी मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। इसके दो नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो गाजी मलिक है या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जिसको जाना जाता था, उसने क्या किया था भैया, इसको पराजित कर दिया था। किसको? खुसरो खां को। खुसरो खां को जो है किसने पराजित किया था? गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने। कब पराजित किया था? 5 सितंबर 1320 ईस्वी को। उसी टाइम जो है इसने क्या कर दिया था, 8 सितंबर 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, और गयासुद्दीन तुगलक ने ही क्या कर दिया, तुगलक वंश की नींव डाल दी, या फिर तुगलक वंश की स्थापना कर दी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। ये कब गद्दी पर बैठा था? तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप जो है स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को जो है 56 कोट के नाम से जाना जाता है। भाई ये जो दुर्ग है इसको किस नाम से जाना जाता है? इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? 56 कोट के नाम से जाना जाता है। एक मिनट तो थोड़ा सा पतला इसको कर लो, जिससे सारी चीजें बेहतरीन से ढंग से आ जाए, ठीक है। इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? 56 कोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस दुर्ग को भाई जो जो रोमन शैली में निर्मित था, किस नगर में? तुगलकाबाद नामक जो नगर बसाया था। कहां पर? दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर जो है बसाया था। किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने
दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी, जिसमें जो है रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का भी निर्माण हुआ था। और इस दुर्ग का जिस दुर्ग का निर्माण हुआ था भाई, इस दुर्ग को जो है छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। अब चलिए गयासुद्दीन ने और क्या क्या किया था तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। अलाउद्दीन के समय के लिए जो है, अलाउद्दीन के समय के लिए, एक सेकंड, समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। सॉरी, मैं थोड़ा सा कुछ और ही पढ़ने लगा था भाई, ठीक है। मतलब जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन ने अमीरों से सारी की सारी भूमि ले ली थी, वक्फ बोर्ड वगैरह जितनी भी चीजें थी उनसे इसने जमीन ले ली थी अलाउद्दीन ने। मैंने आप सभी लोग को बताया था कि इसने जो है क्या कर लिया था, सारी की सारी जमीनें, सभी जो अमीर वगैरह थे इनसे जो है क्या ले लिए, सारी की सारी जो है जमीनें वापस ले ली थी। जब इसने वापस ले ली थी अलाउद्दीन ने, तो उसी को जो है गयासुद्दीन ने क्या किया था भाई, पुनः वापस दे दिया था। पुनः उन्हीं को जो है लौटा दिया गयासुद्दीन ने, ठीक है। गयासुद्दीन ने क्या कर दिया, पुनः उसी को लौटा दिया, ठीक है। इसने जो है सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। इसने क्या किया था, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था भाई? गयासुद्दीन ने। गयासुद्दीन ने क्या करवाया था, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था भाई। क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने? गयासुद्दीन ने। गयासुद्दीन ने क्या करवाया था, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था भाई। मतलब कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने जो है सबसे पहले नहरों का निर्माण किया। नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था भाई? गयासुद्दीन ने ही किया था। किसने किया था भाई? गयासुद्दीन ही ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम क्या किया था भाई, निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था भाई? नहरों का निर्माण किया था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था भाई, और कोई ऐसा शासक नहीं था जिसने नहरों का निर्माण पहले किया हो, ठीक है। गयासुद्दीन की मृत्यु के बारे में हम लोग देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय हुई थी, ठीक है। लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी भाई। जूना खां में जो लकड़ी का महल था उसमें जो है दबकर किसकी मृत्यु हो गई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हो गई थी? जब जूनागढ़ से वो जो है लौट रहा था भाई, जूनागढ़ से जब लौट रहा था, हाँ, जूना खां द्वारा, सॉरी, बंगाल के अभियान से लौट रहा था वो, लेकिन जो है वो जूना खां के द्वारा जो निर्मित था लकड़ी का महल, उसी दरबार में जो है दब कर जो है इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। अफगान में ये था, ठीक है। अफगान में एक लकड़ी के महल में छत गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। प्रसिद्ध जो सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया से उसका संबंध क्या था? तनावपूर्ण था भाई। बंगाल से लौटते समय जब औलिया को जो है दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया, जब उसने जो है बंगाल से लौट रहा था जब ये गयासुद्दीन तुगलक, तो ये जो है औलिया से दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया, जिसके उत्तर में औलिया ने जो है संतुलित ढंग से एक वाक्य कहा था भाई। क्या कहा था? हुनूस दिल्ली दूर अस्त। क्या कहा था? हुनूस दिल्ली दूर अस्त, मतलब कि अभी दिल्ली दूर है भाई। ये इसमें दिया गया हो कि नहीं? एक सेकंड, एक सेकंड जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यहाँ पर दे दिया, नहीं दिया गया होगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये जब यहाँ से लौट रहा था तुगलक जो है, गयासुद्दीन तुगलक, तो इसने जो है, इससे किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक से क्या कहा था? किसने? तो संत निजामुद्दीन औलिया, सिर्फ लिख लो औलिया ने कहा, औलिया ने कहा, औलिया ने कहा, औलिया ने क्या कहा था भाई? हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हनूज, हनूज, वे भाई ये क्या हो गया? हनूज दिल्ली दूर अस्त, दूर अस्त, ठीक है। गयासुद्दीन से जो है औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब कि अभी दिल्ली दूर है भाई। ये किसने कहा था? ये जो है औलिया ने कहा था। किससे? गयासुद्दीन से, ठीक है। ये जो है अधिकारियों को राजस्व संग्रह में हिस्सा देने के बजाय क्या करता था? उन्हें कर मुक्त जागीरें प्रदान की थी इसने, ठीक है। ये सब जानने योग्य चीजें हमारे, और जो है ये सब कुछ आप सभी लोग जानेंगे बेहतरीन ढंग से, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गयासुद्दीन के बाद जो है उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा भाई। अब याद रखना इसका नाम, इसका नाम भाई, इसका नाम जो है जौना खां भी कहीं 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 पर देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ? जौना खां, जौना खां, जूना खां भी देखने को मिलता है, और उलूग खां, और जो उलूग खां, उलूग मोहम्मद, ये सारी की सारी चीजें इसका देखने को नाम मिलता है। ठीक है, किसका नाम? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो है क्या देखने को हमें मिलता है? उलूग खां, जून खां, जूना, जौना खां, ये सब कुछ इसका नाम देखने को मिलता है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम। ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1325 ईस्वी में बैठा। कब बैठा भैया? 1325 ईस्वी में जो है दिल्ली की गद्दी पर या सिंहासन पर बैठा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक भाई, एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ भाई। भाई 1325 एकदम सही है भाई। एक बुक है आदित्य रंजन सर की ना, उसमें दिया गया हुआ है भाई 1324 से 1351। ठीक है भाई, 1324 से 1351, जो कि भाई जो है वो जो है एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं है। विकिपीडिया पे आप सभी लोग जब जाकर देखोगे तो वहां पर जूना खां और उलूग खां देखने को मिलता है। शासनकाल इसका जो है 1325 से 1351 देखने को मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है गयासुद्दीन का क्या था भाई? सबसे बड़ा बेटा था। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था भैया? गयासुद्दीन का क्या था? सबसे बड़ा बेटा था। गयासुद्दीन का सबसे बड़ा बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? गयासुद्दीन का जो है सबसे बड़ा बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में जो है मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मतलब मध्यकाल में जितने भी राजा ये सब कुछ आए थे भाई, उसमें सर्वाधिक शिक्षित कौन था भैया? मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में तुगलक वंश में जो है तुगलक कह रहा हूं, मतलब जितने भी वंश आए हुए थे उसमें सबसे ज्यादा शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था। यही जो है सबसे ज्यादा क्या था भाई? विद्वान था, शिक्षित था, सारी की सारी चीजें समझ लो इसी के पास थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने जो है सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण इसको क्या कहा गया? स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया भाई। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु क्यों कहा गया? क्योंकि भाई मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी, जो इसकी सनक भरी क्या थी भाई? योजनाएं थी, क्रूर कृत्य थे भाई, दूसरों के सुख दुख के प्रति ये क्या था भाई? उपेक्षा भाव रखते थे। मर रहे हो मरो, मर रहे हो मरो, मेरे से क्या मतलब, मैं राजा हूँ, राजा। राजा का काम होता है सिर्फ राजागिरी करना। वही हाल था इसका भाई, कि तुम मर रहे हो मरो, मेरे से क्या लेना देना। वही है कि भाई इसी कारण से इसको क्या कहा गया था? स्वप्नशील कहा गया था, पागल कहा गया था, रक्त पिपासु कहा गया था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सबसे ज्यादा शिक्षित था, विद्वान था, योग्य था, लेकिन भाई इसको जो है स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। भाई ये जरूरी नहीं कि जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित होगा वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा या फिर सही व्यक्ति होगा। भाई कभी कभी पढ़े लिखे जाहिल आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगे, और मिले भी होंगे। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको पढ़े लिखे जाहिल देखने को मिले होंगे। ठीक, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं कौन कौन सी
थी। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब क्षेत्र जो था इसमें जो है इसने कर वृद्धि कर दी थी 1326 से 27 ईस्वी में। राजधानी परिवर्तन इसने कर दिया था 1326 से 27 ईस्वी में, मतलब उसी टाइम पीरियड में। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। क्या किया था भाई? सांकेतिक मुद्रा का जो है इसने प्रचलन किया था। ठीक है, किसका प्रचलन किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। खुरासान एवं कराचिल का अभियान जो है इसने किया था। खुरासान एवं कराचिल का अभियान जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी में। राजधानी परिवर्तन कर दिया गया था 1326 से 27 ईस्वी में। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी गई थी 1326 से 27 ईस्वी में। ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो भाई कार्य क्रियान्वित कार्य जो है ये 4 योजनाएं क्रमशः थी। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए जो है अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। नवीन एक सॉरी अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्यों की थी अमीर कोही की स्थापना? तो कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। ठीक है भाई, किसकी स्थापना की थी? नवीन विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और इसका नाम क्या रखा? दौलताबाद रखा। ये देख सकते हो भाई, मैप मैप में दिख रहा है ना भाई, ये रहा दौलताबाद। दौलताबाद जो है इसने रखा। ठीक है, देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद रख दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी ले गया और देवनागरी का नाम क्या रख दिया? दौलताबाद रखा। ठीक है, और इसने क्या किया था? अमीर कोही जो कि कृषि विकास के लिए जो है कृषि के विकास के लिए एक नवीन विभाग की क्या की थी इसने? स्थापना की थी भाई। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें एकदम फैक्चुअल है, इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नोट में अब हम लोग देख लेते हैं। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को अपमानजनक पत्र लिखा करते थे, जिससे परेशान होकर सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था भाई। समझ रहे हो इसने ये निर्णय क्यों लिया? यहाँ पर था तो सब एकदम तुम चूतिया हो, तुम जाहिल हो, ये हो, वो हो, पागल हो, सनकी हो, स्वप्नदोषी हो, ये सारी की सारी चीजें इसको लिखा करते थे कि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, वो बुराई है। मतलब जो भी इनसे बन पड़ता है, जो जो खतरनाक नाक गालियां इसको लिखी जाती थी, इस कारण से इसने क्या किया? इब्न बतूता के अनुसार ये है कि इसने क्या किया भाई? अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ कर लेकर चला गया? ये देवगिरी जो है लेकर चला गया, जिसका नाम इसने जो है दौलताबाद रख दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने मलिक के सम्मान प्रत्येक मलिक के सम्मान में दो पोशाक दिया करता था, एक जोड़े में और दूसरा जो है सॉरी एक जाड़े में और दूसरा जो है गर्मी में दिया करता था। ठीक है, एक जाड़े में दिया करता था और दूसरा कहां पर दिया करता था भाई? गर्मी में दिया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में दो पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और जो है दूसरा गर्मी में दिया करता था ये। ठीक है, कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से एवं जो है पीने के लिए जो है गंगा जल मंगवाया जाता था। पीने के लिए गंगा जल जो है मंगवाया जाता था डाक के जरिए मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ताजे फल खुरासान से मंगवाता था ये। ठीक है, एवं जो है पीने के लिए जो है गंगा जल भी ये कहाँ से मंगवाता था? डाक प्रबंधों के द्वारा जो है मोहम्मद बिन तुगलक बनवाता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है डाक के जो द्वारा जो है ताजे फल मंगवाता था, ताजे फल खाने के लिए खुरासान से मंगवाता था, और जो है पीने के लिए जो है गंगा जल मंगवाता रहता था ये। ठीक है, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा यानी कि फरिश्ता के अनुसार तांबा सॉरी एक सेकंड, कांसा जो है फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था भाई। ठीक है, कांसा का भी सिक्का इसने चलाया, तांबा के भी चलाया और धातुओं के भी इसने सिक्के चलवाए, जिसको जो है जिसका मूल्य क्या होता था? टका के बराबर होता था। क्या होता था? टका के बराबर होता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा जो है बरने के अनुसार और जो है धातुओं के जो है क्या चलवाए थे भैया?
सिक्के चलवाए जिसका मूल्य क्या होता था, चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। भाई एडवर्ड थॉमस जो था उसने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा था, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। ठीक है, एडवर्ड थॉमस को मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा था, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां और ईरान के गजन खान नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। ये याद रखना भाई, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है चीन के कुबलई खां और ईरान के गजन खान नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा का चलाया था फरिश्ता के अनुसार, तांबे का चलाया था किसके अनुसार, बरने के अनुसार, और धातु के भी सिक्के इसने चलाया था जिसका मूल्य किसके बराबर होता है, चांदी का जो रुपया होता था टंका उसके बराबर होता है। ठीक है, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की क्या दी थी, संज्ञा दी थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है भाई चीन के कुबलई खां और ईरान के गजन खां नामक मंगोल शासक ने भी किया था। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अफ्रीकी यानी कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता कब आया था भाई, 1333 ईस्वी में भारत आया था। अफ्रीकी यानी कि मोरक्को यात्री ये था, कहाँ का था, ये मोरक्को था, अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता। वो लगभग कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था भारत। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को सुल्तान ने क्या किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था इब्न बतूता को। इब्न बतूता को क्या नियुक्त किया गया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इब्न बतूता को। ठीक है, 1322 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में कहां पर भेजा था भाई, चीन भेजा था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने क्या किया था भाई, इसको अपने राजदूत के रूप में जो है कहां पर भेजा था, चीन में भेजा था। किसको भैया, इब्न बतूता को। इब्न बतूता क्या था, अफ्रीकी यात्री था। कब आया था, 1333 ईस्वी में भारत आया था। और दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया गया था। और दिल्ली का काजी नियुक्त करने के साथ साथ इसको कहां पर भेजा गया था, चीन में अपना राजदूत बनाकर सुल्तान ने भेजा था। ठीक है भाई, अब चलिए इसमें थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक रहला, इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी थी भाई, रहला थी। रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भी घटनाएं हुई थी उनका वर्णन देखने को मिलता है भाई। क्या देखने को मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की क्या देखने को मिलता है, घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है इसने। इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था दो प्रकार के थे, अश्व डाक व्यवस्था जिसे जो है उलूक कहा जाता था, और जो है पैदल डाक व्यवस्था जिसे जो है क्या कहा जाता था, दावा कहा जाता था भाई। इब्न बतूता के अनुसार जो है भारतीय डाक दो प्रकार की थी। पहली कौन सी थी, अश्व डाक जिसे जो है उलूक कहा जाता था। क्या कहा जाता है, जो अश्व डाक थी उसको उलूक कहा जाता था, जो पैदल थी उसको दावा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जो पैदल डाक व्यवस्था थी उसको क्या कहा जाता है, दावा कहा जाता था, और जो अश्व डाक व्यवस्था थी उसे उलूक कहा जाता था। ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा ये है चीजें बताई गई हैं। ठीक है, इब्न बतूता अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जो है ये लिखता है। और उसमें क्या लिखता है इसके अनुसार कि डाक व्यवस्था दो प्रकार की थी। पहली कौन सी थी, अश्व डाक जिसमें यह व्यवस्था जिसे जो है क्या कहा जाता, उलूक कहा जाता, और पैदल व्यवस्था जिसमें जो है दावा, जिसे क्या कहा जाता है, दावा कहा जाता है। जो पैदल व्यवस्था थी उसको दावा कहा जाता, जो अव्यवस्था थी उसे उलूक कहा जाता है। ये किसके अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार। कौन सी पुस्तक है, रहला। रहला में जो है सारी घटनाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, इसने नगरियों से भरी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य का वर्णन किया है। इसने जो है नगरियों से भरी ध्वनि के बीच जो है एक स्त्री के सती होने के दृश्य का वर्णन किया है इस पुस्तक में। इसने जो है नगरियों की भरी ध्वनि के बीच एक स्त्री के सती होने का वर्णन वही चीज पे लिखा हुआ है भाई। ठीक है, इसके कथा अनुसार सती होने के लिए जो है सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी।
इसके अनुसार क्या था भाई, किसके अनुसार भाई, तो इब्न बतूता के अनुसार क्या था, इसने अपनी कथा यानी कि पुस्तक में लिखा हुआ है कि सती अगर किसी को होना रहता था तो वह जो है सुल्तान से क्या लेता था, अनुमति लेती थी, तभी जो है वह सती हो सकती थी, वरना जो है उसको सती होने नहीं दिया जाता था जब तक उसको सुल्तान की क्या नहीं मिलती थी, सूचना नहीं, सुल्तान जो है जब तक उसको जो है राजी ना हो जाता तब तक उसको जो है अनुमति जब तक ना मिल जाती तब तक वो सती नहीं हो सकती थी। ठीक है, किसके अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार। साहित्य एवं संस्कृति, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था भाई। नक्शबी जो है, जिया नक्शबी, ये पहला व्यक्ति था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था जिसने जो है संस्कृत कथाओं की श्रृंखला को कहाँ पर किया था, फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूती नामा था। इस पुस्तक का क्या नाम था भाई, तूती नामा था, जिसमें जो है ये सारी की सारी चीजें की गई थी, जिसमें एक तोता एक ऐसी व्रीहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति जो है यात्रा पर गया हो, जिसका पति कहाँ पर गया हो, यात्रा पर गया हो, उसको जो है एक कहानी, कौन सुनाता है भाई, तोता। तोता जो है इसको क्या सुनाता है, एक ऐसी व्रीहिणी को जो है, व्रीहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति कहाँ पर गया हो, यात्रा पर गया हो। इस पुस्तक में जो है को क्या कहा जाता है, तूती नामा कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने जो है दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, जिन प्रभु सूरी नामक जो जैन साधु था उसे अपने दरबार में बुलाकर क्या दिया था, सम्मान दिया था भाई। ठीक है, सम्मान प्रदान किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु को अपने दरबार में बुलाया था और उसे सम्मान दिया था, तो जिन प्रभु सूरी नामक जो जैन साधु था उसे अपने दरबार में बुलाया था और सम्मान दिया था। ठीक है, तूतीनामा के लेखक पूछा जा सकता है तो जिया नक्शबी थे। कौन थे भैया, जिया नक्शबी जो है तूतीनामा के लेखक। ठीक है, धार्मिक अभियान, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था भैया, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में जो है सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। भाई यही एक ऐसा पहला शासक था जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच के सालार मसूद गाजी के मकबरे में जो है गया था। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था, तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका था, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में जो है शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और जो है अजदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना भाई। मैं इसको जो है हरे से भर दे रहा हूँ और जो इस पर 2-4 स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे ये याद रहे कि ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए कार्य थे। भाई ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कि जो है दिल्ली बदायूं में जो है मीरन मुलहिम और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, बदायूं में मीरन मुलहिम और जो है मुल्तान में जो है शेख रुकनुद्दीन और जो अजदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे किसने बनवाए थे, तो भाई जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ये कब्रे जो है वह बनवाए थे, मकबरे बनवाए हुए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है कब हुई थी भाई, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। कहाँ पर हो गई, थट्टा के निकट गोडाल में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। सिंधु जाते समय थट्टा के निकट जो है गोडाल में 1351 में 20 मार्च 1351 ईस्वी को। ठीक है, मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी क्या लिखते हैं, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, मतलब बदायूनी जो है क्या लिखते हैं, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो लिखते हैं अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली। क्या मिली भाई, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और जो है उसे लोगों से मुक्ति मिली और जो है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली। ठीक है,
नवीन राज्य कौन कौन से थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में जो है हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र साम्राज्य विजयनगर की स्थापना की। 1336 ईस्वी में जो है दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया था भाई? स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। ठीक है, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी भाई। ये इंपॉर्टेंट है ये सब। 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और महाराष्ट्र में जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो क्या किया था 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। मतलब पूछा जा सकता है स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या किया था? स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिरोज तुगलक के बारे में। किसके बारे में भाई? फिरोज तुगलक के बारे में। ठीक है, पीडीएफ देख रहे हो भाई, दिन ब दिन बेहतरीन से बेहतरीन होती जा रही है ना, मजा आएगा भाई। अब मजा आएंगी क्लासेज में, ऐसे ही आप सभी लोग को सारे के सारे कंटेंट एकदम बेहतरीन ढंग से जो है वह मिलेंगे। ठीक है, फिरोज तुगलक का जो है राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 20 मार्च 1351 ईस्वी को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? थट्टा के नजदीक हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 20 मार्च 1351 ईस्वी को फिरोज तुगलक। ठीक है, पुनः फिरोज का जो है राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में। भाई पहले जो है थट्टा के निकट जो है 20 मार्च 1351 में हुआ, लेकिन जो है मार्च में हुआ तो थट्टा के निकट, लेकिन उसके बाद जो है पुनः इसका जो है क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 1351 ईस्वी में अगस्त में हुआ। अगस्त में कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। ठीक है, खलीफा द्वारा जो है इसी से क्या कहा गया? कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। क्या किया गया? खलीफा के द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। किसको दी गई भाई? फिरोज तुगलक को। फिरोज तुगलक को खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि जो है दी गई। किसको? फिरोज तुगलक को। ठीक है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने जो है अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था भाई। इसने क्या किया था? 24 जो कष्टदायक कर थे भाई राजस्व व्यवस्था के समय जो है फिरोज ने क्या किया था? अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को जो है समाप्त कर दिया था। उसने एक नया कर जो है सिंचाई कर लगाया, जो कि उपज का 1/10 था। भाई 1/2 इसने कर दिया था ना, उधर साइड 1/2, 1/4, 1/6 तक ही था, लेकिन भाई इसने क्या किया? 1/10 कर दिया। 1/10 कर दिया भाई। आओ अब देखते हैं किसमें है कितना दम। 1/10 कर दिया हमने। ठीक है, यही था कि 1/10 जो है इसने कर दिया, और कहा देखते हैं आओ किसमें है कितना दम। हमने कर दिया 1/10। ठीक है, फिरोज तुगलक ने क्या किया भाई? 1/10 जो है सिंचाई कर दिया, उपज का 1/10 भाग कर दिया। ठीक है, और क्या किया? केवल 4 कर खराज, खराज मतलब लगान, खुम्स यानी कि युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया भाई। क्या दिया? जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया था। केवल 4 कर खराज यानी कि लगान, और जो खुम्स यानी कि युद्ध में लूटा गया माल, लूट का माल, जो युद्ध में लूटा जाता था माल उस पर जो टैक्स लिया जाता था यानी कि कर लिया जाता था, खुम्स उसको कहा जाता था। ठीक है, और जजिया कर आप सभी लोगों को पता ही है, और जकात को वसूल करने का कह दिया, आदेश दिया। ठीक है, इसके शासन काल में खिजाबाद यानी कि टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया भाई। फिरोज तुगलक के शासन काल में ही क्या हुआ भाई कि जो अशोक के क्या थे भैया स्तंभ लेख थे, उनको जो है खिजाबाद यानी कि टोपरा गांव एवं मेरठ से लाकर जो है कहां पर रख दिया गया? दिल्ली में ला दिया गया। मतलब खिजाबाद यानी कि टोपरा गांव और मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश वाले एरियाज में जो ये थे, इनको लाकर कहां पर रख दिया गया? दिल्ली में जो है स्थापित कर दिया गया। अशोक के ये 2 स्तंभ लेख थे भाई। ठीक है, टोपरा स्थित अशोक के स्तंभ में जो है परिवहन चित्र वर्णन जो है सीरत फिरोज शाही
लेखक जो है इसके अज्ञात है में मिलता है। ठीक भाई, टोपर स्थित अशोक के स्तंभ में परिवहन का चित्रित वर्णन, यानी कि जो परिवहन दिया गया है उसका चित्रित वर्णन जो है सीरत ए फिरोज शाही में देखने को मिलता है। हमें इसके लेखक के बारे में हमें नहीं पता है कि कौन इसके लेखक है। ठीक है, हमें भाई मतलब किसी को नहीं पता है सीरत ए फिरोज शाही, सीरत ए फिरोज शाही के लेखक कौन है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन ये जो है भाई किसके बारे में, टोपरा स्थित जो स्तंभ अशोक के स्तंभ है उसमें परिवहन का चित्र वर्णन है, उस चित्र को वर्णन जो है सीरत ए फिरोज शाही में देखने को मिलता है। इसके लेखक के बारे में हमें नहीं पता है कि कौन था इसका लेखक। ठीक, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया तथा 300 नए नगर स्थापित किए। ठीक है भाई, फिरोज शाह जो तुगलक था उसने 5 बड़े नगरों की स्थापना की थी भाई, 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और जो है 300 नए नगरों की स्थापना की थी। अब समझ लो भाई इसने क्या क्या किया, 5 बड़ी नहरें बसाई, 300 नए नगर की स्थापना की थी। इसने जो हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में था, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसमें जो है ये जो 5 नहरें वगैरह थी तो इसमें जो है 300 नए नगर जो थे उसमें जो है हिसार था, फिरोजाबाद था, फतेहाबाद था, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सारे के सारे क्या प्रमुख थे भाई। फिरोजाबाद जो है वो कहाँ पर था, दिल्ली में था, हिसार है, फतेहाबाद है, जौनपुर है, फिरोजपुर, ये सारे के सारे क्या थे, इन 300 नए नगरों में से प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। भाई दीवाने खैरात मतलब समझ जाओ, खैरात देना मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मुफ्त में जो है चीजों को जो है दे देना, यानी कि वही समझ जाओ कि अनाथ जो मुस्लिम महिलाएं थी, विधवाएं थी और जो लड़कियां थी उनको सहायता करने के लिए दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने दीवाने खैरात की स्थापना की थी जो कि किसके लिए था भाई, विधवाओं के लिए था, मुस्लिम महिलाओं के लिए था एवं लड़कियों के लिए था। ठीक है, सल्तनत कालीन सुल्तानों ने, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल, यो के हो गया, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब जो है 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। मतलब भाई फिरोज शाह तुगलक जो था उसमें जो है सबसे ज्यादा दास बसाए थे, सबसे ज्यादा दास जो है किसने बनाए थे भाई, फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। ठीक है, दासों की देखभाल करने के लिए फिरोज शाह ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। किसके लिए भाई, दासों की देखभाल के लिए, दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग की स्थापना की थी, दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, दीवाने बंदगान की स्थापना की थी दासों की देखभाल के लिए। किसने स्थापना की थी, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने क्या किया था, एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। ठीक है, इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था, मतलब भाई जैसे सेनापति का पुत्र ही सेनापति होगा और जो घुड़सवार का बेटा ही घुड़सवार होगा, मतलब जो प्रमुख उसका होगा, इसी प्रकार से इसने सारी की सारी पदों को क्या बना दिया था, वंशानुगत बना दिया था। ठीक है, इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने भाई अपनी जो आत्मकथा थी फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। किसकी रचना की थी, फतुहात ए फिरोज शाही की स्थापना किसने की थी, इसकी आत्मकथा थी। तो इसने जो है फिरोज तुगलक ने फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी जो कि इसकी क्या थी, आत्मकथा थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, तो फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसने जो है जियाउद्दीन बर्नी एवं शमसे सिराज आफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने क्या किया था, जियाउद्दीन बर्नी जो थे उसको और जो है शमसे सिराज अफीफ को जो है अपना क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था कि तुम जियो, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा मैं भाई। अपना संरक्षण इसने पूरा का पूरा दे दिया, तुम आजाद हो, तुम जो करना चाहो करो, मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा हूँ। जैसे कहते नहीं है पिताजी रहते हैं, बेटा तू कर मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना। वही था कि जियाउद्दीन बर्नी एवं शमसे सिराज को फिरोज तुगलक ने कहा तू कर बेटा,
तो कर मैं हूं ना, वही हाल था इनका। ठीक है, फिरोज तुगलक ने नगरकोट यानी कि वर्तमान में जो है कांगड़ा अभियान 1361 ईस्वी के दौरान जो है ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए भाई। फिरोज तुगलक के जो नगरकोट यानी कि वर्तमान जो कांगड़ा अभियान था, कांगड़ा वर्तमान में जो है कांगड़ा यानी कि नगरकोट जो अभियान था 1361 ईस्वी में के दौरान जो है ज्वालामुखी जो मंदिर था उसके पुस्तकालय से जो है संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। ठीक है, उसमें से कुछ को जो है लगभग 300 का फारसी में अनुवाद हुआ। अजाउद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया था भाई, मतलब जो भी संस्कृत के लेख वगैरह प्राप्त हुए थे उसको अजाउद्दीन किरमानी नामक जो फारसी विद्वान था उसने जो है किसमें किया था, फारसी में अनुवाद किया था लगभग 300 का। लगभग 300 जो इसमें से ग्रंथ प्राप्त हुए थे संस्कृत के, 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए थे, मान लो 300 से को उसमें से यानी कि 1000 अब बच रहे हैं। 300 ग्रंथों को क्या किया था भाई, तो अलाउद्दीन जो है किरमानी नामक जो फारसी विद्वान था उसने जो है फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलाले ए फिरोज शाही थी जो दर्शन एवं नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। संस्कृत से फारसी में जिसका अनुवाद हुआ था, अनुवादित हुई थी या अनुदित हुई थी, वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सी थी, दलायल ए फिरोज शाही थी। कौन सी थी, दलायल ए फिरोज शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित क्या था, ग्रंथ था भाई। ठीक है, इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे जो है अद्धा एवं बिख कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था, अद्धा एवं जो है बिख कहा जाता था, जिसमें जो है चांदी और तांबे के जो चांदी और तांबा था उसको एक में जो है मिक्स करवाया, मिक्स करवा के उसका बहुत सारा सिक्का इसने जारी करवाया, जिसको अद्ध और जो है क्या कहा जाता था, विख कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अद्ध और बिख कहा जाता था, जो कि तांबे और चांदी के मिक्स सिक्के थे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। फिरोज तुगलक की मृत्यु जो है सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। कब हो गई फिरोज तुगलक की मृत्यु, तो सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान जहां तेलंगानी में जो है मकबरा ही तुलना मकबरा की तुलना जो है जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है भाई। फिरोज काल में निर्मित क्या था, खान जहां तेलंगानी के जो है मकबरा का तुलना किससे किया जाता है, जेरूसलम में निर्मित जो है उमर के मस्जिद से की जाती है। ठीक है, फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई थी, 13 सितंबर 1388 में। कब हुई थी फिरोज तुगलक की मृत्यु, सितंबर 1388 में। ठीक है, सुल्तान फिरोज तुगलक ने जो है दिल्ली में जो है कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था भाई। पूछा जा सकता है दिल्ली में जो है कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने करवाया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में जो है कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन जो है दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। इसका शासन कहां से कहां तक रह गया था, दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। किसका शासन भाई, नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक का। ठीक है, ये अंतिम शासक था तुगलक वंश का। तैमूर लंग का आक्रमण जो है 1398 ईस्वी में एवं जो है तुगलक वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, तैमूर लंग का क्या होता है भैया, 1398 ईस्वी में क्या होता है, आक्रमण होता है, जिस प्रकार से क्या होता है तुगलक वंश का अंत हो जाता है भाई। फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई, 1388 में। उसी के जस्ट 10 वर्ष बाद क्या हो गया भाई, तुगलक वंश का अंत हो गया। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। ठीक, अब चलिए देखते हैं तैमूर लंग के बारे में। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी पर क्या किया था, दिल्ली में आक्रमण किया था। ठीक है भाई, तैमूर लंग ने क्या किया था 1398 ईस्वी में, जब महमूद तुगलक था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, उस टाइम ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक मलिकु सॉरी मलिक
कुसर यानी कि पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक जो है हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना क्या की थी? हिजड़ा मलिक सरवर ने जो है जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी नसीरुद्दीन के समय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। सैयद वंश के बारे में, सैयद वंश, सैयद वंश काफी छोटे में निपट गया था भाई। सैयद वंश के बारे में हमें ज्यादा चीजों को जानना नहीं है, क्योंकि भाई ये बहुत ही छोटे में निपट गया था सैयद वंश। सैयद वंश एकदम हल्लू हल्लू में निपट गया था। ठीक है, सैयद वंश कब से कब तक चला था? तो सैयद वंश जो है 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश कब से कब तक चला था? 1414 से जो है 1451 ईस्वी तक क्या चला था? सैयद वंश चला था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन माना जाता है भाई? खिज्र खां था। इसने जो है सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। मतलब भाई ये जो था, इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। जितने अभी तक शासक वगैरह हुआ करते थे, उसने जो है सुल्तान की उपाधि सब ने जो है धारण की थी, लेकिन इसने क्या किया? इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। और ये इसी में एकदम खुश था कि हाँ भाई बस मैं रैयत ए आला ही रहूंगा, मैं सुल्तान नहीं बनूंगा। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक कौन हुआ? खिज्र। ठीक है, ये याद है। चलिए आगे देखते हैं। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति। खिज्र खां कौन था भाई? तैमूर लंग का क्या था? सेनापति था। अभी आप लोगों ने देखा 1398 ईस्वी में क्या होता है? तैमूर लंग का जो है आक्रमण किस पर होता है? तो महमूद पर होता है। ठीक है, महमूद जो है इस पर जब आक्रमण होता है तो वहीं पर जो है तुगलक वंश का अंत हो जाता है। तो जब तुगलक वंश का अंत हो जाता है तो तैमूर लंग यहाँ से जब चला जाता है तो वहीं पर जो है खिज्र खां जो इसका सेनापति था इसको छोड़ देता है, और इसी ने जो है क्या कर दिया था? सैयद वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। देखिए भाई, मैंने वही ऊपर अभी आप लोगों को बताया कि ये सारी की सारी चीजें इसको दे दी गई थी कि भाई तू अब इसको संभाल, अब मैं चला। ठीक है, खिज्र खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख खां को कर भेजा करता था, यानी कि भेजता था कर वगैरह। ये जो खिज्र खां था ये क्या करता था? जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख, उसको जो है कर भेजा करता था बराबर कि लो भाई मुझको जीने खाने दो और मुझको यहीं रहने दो, मैं यहाँ का देखभाल कर। ठीक है, अब खिज्र खां की मृत्यु के बारे में हम लोग देखते हैं। तो खिज्र खां की मृत्यु जो है 20 मई 1421 ईस्वी को हुई। खिज्र खां की मृत्यु कब हो गई थी? 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी। खिज्र खिज्र खां ने के पुत्र जो था कौन था? मुबारक खां। उसने जो है शाह की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां जो था उसका पुत्र था कौन था? मुबारक खां। मुबारक खां ने क्या किया था? शाह की उपाधि धारण की थी। मुबारक खां ने क्या किया था? शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि मुबारक शाह यानी कि जो मुबारक था वो किसका पुत्र था? खिज्र खां का था। खिज्र खां का पुत्र मुबारक था। मुबारक ने शाह की उपाधि धारण की थी। और जब इसको जो है मुबारक शाह को जो है किसका संरक्षण प्राप्त था? मतलब मुबारक शाह ने किसको संरक्षण दिया था? तो यहिया बिन अहमद सरहिंद, यहिया बिन अहमद सरहिंद को जो है मुबारक शाह ने संरक्षण दिया था। और इसकी पुस्तक तारीख है मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। जिसकी पुस्तक थी मुबारक शाह की तारीख है मुबारक शाही, इसमें क्या देखने को मिलता है? सैयद वंश के विषय में जानकारी देखने को मिलती है। सैयद विषय के बारे में जानकारी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? तो जो पुस्तक थी तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, जो कि इसके लेखक कौन माने जाते हैं? मुबारक शाह। मुबारक शाही था जिसने एक पुस्तक लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही। उसमें सैयद वंश के विषय में हमें जानकारी देखने को मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना जो है मुबारक शाह की है। यमुना के किनारे जो मुबारकाबाद है उसकी स्थापना किसने की थी भाई? मुबारक शाह ने की थी। ये जो यमुना वाला रीजन है, एरिया है, उसी के किनारे क्या किया था भाई? मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना की थी। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था भैया? सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ भाई?
सुल्तान अलाउद्दीन शाह था। ठीक है, सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। यहाँ से जोड़ सकते हो 1414 से 1451 भाई, लगभग 37 वर्ष मानकर चलो इनका शासन था। ठीक है, सैयद वंश 37 वर्षों में जो है सैयद वंश जो है मतलब टाइम टाइम फिक्स हो गया। ठीक है इसका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लोधी वंश। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक, जब तक बाबर का आक्रमण नहीं हो जाता तब तक भाई लोधी वंश चलेगा, और बाबर जब वहीं पर आएगा लोधियों को ले लेगा और जो है कहानी साफ हो जाएगा, वहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन भाई इसके बाद जो हम लोग लोधी वंश के बाद इस्लाम धर्म नहीं पढ़ रहे होंगे, हम लोग विजयनगर साम्राज्य ये सब कुछ थोड़ा सा समाप्त कर लेंगे ब्रीफ में। उसके बाद जो है हम कहाँ पर पढ़ेंगे, तब जो है इन सबको समाप्त करने के बाद तब हम जो है इस्लाम धर्म पढ़ेंगे। क्योंकि भाई थोड़ा सा बीच में ये वाले एरिया जो दक्षिण भारत वाले एरियाज हैं उनको जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो इम्पोर्टेंट है भी, इसलिए उनको जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था भाई, बहलोल लोधी। कौन था, बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। लोधी वंश कब से कब तक, 1451 से जो है 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चला। ठीक है, अभी जब होमगार्ड का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो है ईयर पूछा था भाई, जो 5वीं वाली शिफ्ट थी उसमें जो है ईयर पूछा था कि जो है यूपी होमगार्ड का हुआ था। भाई ये मत समझ है ना बिहार वालों की, बिहार होमगार्ड का हुआ था, यूपी होमगार्ड का। यूपी होमगार्ड का जब एग्जाम हुआ था उसमें आप सभी लोग देखोगे कि पूछा गया था भाई कि जो है एक सेकंड, हाँ, कि मुझे वंश का नाम श्योरली नहीं याद है, लेकिन उसमें पूछा गया था किस ईयर से किस ईयर तक जो है इसका शासन काल था। तो ये याद रखना किस वंश का शासन काल कब से कब तक था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। ठीक, तो लोधी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, तो बहलोल लोधी था। ठीक है, वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बहलोल शाह गाजी की उपाधि से 19 अप्रैल 1351 सॉरी 1451 ईस्वी को कहां पर बैठा था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था भाई, तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी बैठा था। ठीक है, बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोधी बैठा था। ठीक है, कई बार इसलिए मैं पढ़ता हूँ जिससे आप सभी लोग को माइंड में ये सारी की सारी चीजें याद हो जाए और एकदम रट लो इनको, जिससे आप सभी लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना बने। ठीक है, दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। भाई दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, बहलोल लोधी को दिया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो बहलोल लोधी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल लोधी ने क्या किया था, बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। किसने, बहलोल लोधी ने। ठीक है, बहलोल लोधी ने क्या किया था, बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता, वह उसके जो सरदार थे बहलोल लोधी के, वह उनको किस नाम से पुकारता था भाई, मकसद ए अली इधर आ जा, मकसद ए अली इधर आ जा, इधर 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 आ। अरे भाई तू 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 इसी तुझी को कह रहा हूँ, तुझी तू इधर आ। वही है कि भाई अपने सरदारों को क्या कहता था, मकसद ए अली कहकर पुकारता था। कौन, बहलोल। बहलोल लोधी क्या करता था, अपने सरदारों को कहता था ए मकसद ए अली भाई इधर आ। ठीक है, वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर भी स्वयं खड़ा रहता था। मतलब अगर उसके सरदार खड़े हैं भाई उनके सम्मान में, बहलोल लोधी भी खड़ा रहता था कि नहीं अगर तुम खड़े हो तो हम भी खड़े हो। ठीक है, जैसे मान लो राजा उठता था तो सब उठ जाते थे, नहीं अगर सरदार कोई खड़ा है तो ये भी खड़ा रहेगा। बहलोल लोधी मैं राजा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठूंगा, मैं भी तुम्हारे सम्मान में खड़ा रहूंगा। ठीक है, बहलोल लोधी का पुत्र कौन हुआ, निजाम खां, जो कि 17 जुलाई 800 और सॉरी 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से, किसकी उपाधि से, ये बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था बहलोल लोधी। लेकिन जो है निजाम खां जो कि बहलोल लोधी का पुत्र था, ये सिकंदर शाह की उपाधि से 1489, कब 1489, 51 से 89 भाई जोड़ लो कितने हुए,
51 से 89, 9 ये हो गए, 60 हो गया, 9 साल इधर हो गए, 60 20 18, मतलब लगभग जो है 38 सालों तक जो है बहलोल लोधी शासन किया था। उसके बाद उसका पुत्र हुआ निजाम खान। निजाम खान ने 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली में जो है, दिल्ली में किस नाम से दिल्ली के सिंहासन में बैठा? सुल्तान सिकंदर शाही की उपाधि से निजाम खान जो है दिल्ली के जो है सिंहासन पर बैठा। कब? 1489 ईस्वी में 17 जुलाई को, 17 जुलाई 1489 ईस्वी को। ठीक है, क्लास लंबी हो रही काफी, क्योंकि भाई सोच रहा हूँ कि मैं पूरा का पूरा जो है दिल्ली का जो सल्तनत का, दिल्ली में जो है सल्तनत काल वाला एरिया था, यानी कि दिल्ली डायनेस्टी, ये पूरा का पूरा जो है सल्तनत काल को पूरा का पूरा जो है समाप्त कर दूं। क्योंकि भाई क्यों सोच रहा हूँ ये समाप्त कर दूं? क्योंकि भाई थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्लासेज हम लोग कर रहे होंगे, इससे ये फायदा होगा हमारा ना, कि हम लोग जो है सारी की सारी चीजें जो ये हैं इनको जो है हम लोग जल्दी जब समाप्त करेंगे तो हमारे एग्जाम्स जो आने वाले हैं उनको जो है हम बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे, और इसका रिवीजन हम लोग कई बार करते रहेंगे, इससे हमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भाई पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी भाई? तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। भाई सिकंदर लोदी जो था उसने क्या किया था? आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, एक सेकंड रुकता हूं। आगे चलिए देखते हैं। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। ये जो है पूछा गया है, ये जो है एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी था। ठीक है, कौन था भाई? सिकंदर लोदी था, जो कि गुलरुखी जो है शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। क्या करता था? गुलरुखी शीर्षक से क्या करता था? फारसी कविताएं जो है कौन लिखता था? तो सुल्तान सिकंदर लोदी लिखता था गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं। ठीक है, इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ था। किस नाम से अनुवाद हुआ था? फरहंगे सिकंदरी नामक जो है जो अनुवाद हुआ था वो क्या था? आयुर्वेद ग्रंथ था, संस्कृत भाषा में था। क्या था? संस्कृत भाषा में आयुर्वेद ग्रंथ था, जिसका फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नामक ग्रंथ से हुआ था। ठीक है, इसने जो है नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर में मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। भाई भाई सोच लो कितना क्रूर था ये। जो ज्वालामुखी मंदिर था उसमें जो मूर्ति थी उसको तोड़ कर क्या किया भाई? कसाईयों को मांस तौलने के लिए जो है दे दिया था। ठीक है, भाई तुम इनसे मांस तोलो। सोच लो सिकंदर लोदी किया ऐसा था। ठीक है, इसने मुसलमानों को ताजिया निकलवाने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। भाई अब देखो ये कट्टर था भाई, कट्टर मुसलमान तरीके से था कि महिलाएं यहाँ नहीं जाएंगी, वहां नहीं जाएंगी, ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, ऐसा था इसका। ठीक है, इसने मुसलमानों को जो है तजिया निकलवाने एवं मुसलमान स्त्रियों को जो है पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर क्या कर लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था कि नहीं, तुमको यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, ये नहीं करना है तुमको, वो नहीं करना है। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। भाई इसने एक तरफ तो देख रहे हो ये मूर्ति वगैरह तोड़ दे रहा है, दूसरी तरफ ये हिंदुओं के त्योहार में भाई जाता था। यही एक ऐसा था दिल्ली का सुल्तान ऐसा था सिकंदर लोदी, जो कि हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतः जैसे होली वगैरह होता था तो उसमें जाता था। ठीक, भूमि के मापन को प्रमाणित पैमाने गज सिकंदरी का प्रचलन जो है किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। गज सिकंदरी का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई कि भूमि को मापने का जो प्रमाणिक प्रमाणिक है पैमाना था, गज सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है,
गले की बीमारी के कारण क्या हुआ था, सिकंदर लोदी की क्या हो गई थी भाई, मृत्यु। गले की बीमारी के कारण जो है सिकंदर लोदी की मृत्यु जो है 21 नवंबर 1517 को हो गई। ठीक है, 21 नवंबर 1517 को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। किस कारण से, गले की जो है बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। इस दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह, इब्राहिम जो था, इब्राहिम शाह की उपाधि से जो है आगरा के सिंहासन पर बैठा भाई। दिल्ली के सिंहासन पर नहीं भाई, आगरा के सिंहासन पर जो है इब्राहिम बैठा। इब्राहिम जो है कहां पर बैठा, आगरा के सिंहासन पर इब्राहिम शाह की उपाधि से बैठा। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को बाबर से मतलब हुई, और जो है बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को समाप्त कर दिया भाई। ठीक है, क्या कर दिया भाई, समाप्त कर दिया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है बाबर के हाथों से मारा गया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है, पानीपत की। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फैक्चुअल चीज दी गई है। दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भोगई ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। जो दिल्ली में जो है मोठ मस्जिद है वो सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री यानी कि वजीर जो था मियां भोइया ने जो है 1505 ईस्वी में मस्जिद मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पर, दिल्ली। दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी का वजीर था, प्रधानमंत्री था मियां भोइया, उसने जो है 1505 ईस्वी में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण किसने दिया था, तो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। जो इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खां, उसने दिया था इसको न्योता कि भाई आओ, रेलो रेलो मेरे भतीजे को ही, रेलो रेल दो मेरे भतीजे को। ठीक है, वही इसके चाचा ने, इब्राहिम लोधी का जो चाचा था आलम खां, उसी ने जो इसको न्योता दिया था। पंजाब के शासक जो दौलत खान लोधी थे, उसने दिया था न्योता कि भाई आओ रेलो, हम ही लोग रेलो भाई। धीरे धीरे रेल दिया सबको बाबर ने, और धीरे धीरे यहाँ पर अपनी सत्ता बना ली बाबर ने। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किस किस ने न्योता दिया था, पंजाब का शासक जो दौलत खां था, दौलत खां लोधी, उसने दिया था, और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने जो है इसको न्योता दिया था। किसको, बाबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सल्तनत काल की शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी। ठीक है, सल्तनत काल की शासन व्यवस्था, तो सल्तनत काल की शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी, तो केंद्र शासन का प्रशासन का मुख्य कौन होता था, सुल्तान। जो केंद्रीय प्रशासन था उसका मुख्य कौन होता था भाई, सुल्तान होता था। सल्तनत काल में जो है मंत्री परिषद को मजलिस ए हलवत कहा जाता है। जो मंत्री परिषद था, यहाँ पर देखो मत लिख दिया ना भाई, एक सेकंड। जो मंत्री परिषद था उसको जो है क्या कर दिया था भाई, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मस्जिद एक खलवत जो है किसको कहा जाता था, मंत्री परिषद को सल्तनत काल में कहा जाता था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं हम लोग क्या है कि मजलिस एक खास में जो है मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। मतलब जो मंत्री परिषद थी उनकी बैठक कहाँ होती थी, मजलिस एक खास में होती थी। कहाँ पर होती थी, मजलिस एक खास में जो है मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। मजलिस एक खलवत की बैठक कहाँ पर होती, मजलिस एक खास में होती थी। बार आजम जो है सुल्तान राज की कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बार आजम जो है ये क्या करता था, सुल्तान के राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। कौन, बार आजम। ठीक है, बार खास क्या होता था, इसमें जो है सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों अमीरों मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार खास में क्या करता था, सुल्तान सभी दरबारियों को, अमीरों को, खानों को, मालिकों को, और जो है अन्य रईसों को बुलाता था। किसमें, बार खास में। बार खास में, बार आजम में क्या होता था, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। ठीक है,
बारे आजम में क्या करता था, आजम, आजम में राजा होता था, और जो है राजा क्या करता था, राष्ट्र की कार्य को पूरा करता था। राजा क्या करता था, राष्ट्र की कार्य का अधिकांश भाग जो है बारे आजम में पूरा करता था। बारे खास में क्या होता था, सुल्तान जो है सभी जो लोग होते थे उनको बुलाता है यहाँ पर, और जो है उनसे बातें वगैरह जो भी होती थी उनको ये करता था, ठीक है। बलबन और अलाउद्दीन के समय जो है अमीर प्रभावहीन हो गए थे भाई। बलबन और अलाउद्दीन के समय क्या हो गए थे, जो अमीर थे वो जो है प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों को जो है इसने बलबन ने और जो है अलाउद्दीन ने क्या कर दिया था, प्रभावहीन कर दिया था, क्योंकि भाई ये इंटरफेयर ज्यादा करते हैं। जब अमीर रहेंगे भाई, जैसे देखो इस टाइम अडानी अंबानी जो है भारत की शासन व्यवस्था में काफी चीजें ये लोग इंटरफेयर करते रहते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग होती हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर जो है प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व जो है चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में। मतलब अमीरों का महत्व लोधी वंश में बहुत ही अधिक एकदम चरम पर पहुंच गया था लोधी वंश में अमीरों का, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, फैक्चुअल चीजें। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों एवं जो है योग्य विद्वानों एवं धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता। जो दीवाने रियासत होता था ये पवित्र मतलब जो धार्मिक मामले थे इनको जो है धर्म वाली जो चीजें थी इनको जो है दीवाने रियासत क्या देता था, वजीफा दे देता था। सल्तनत काल में दीवाने रियासत क्या करता था, जितने भी धार्मिक चीजें होती थी उनको क्या देता था, वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। इसका जो प्रमुख सदर होता था, जो कि साधारणतः क्या होता था, प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। ये न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था, जो दीवाने रियासत का अध्यक्ष होता था। जो दीवाने रियासत का अध्यक्ष होता था वही न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था, ठीक है। दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। दीवाने इंसा क्या करता था, राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। दीवाने इंसा नामक जो विभाग था वो राज्य के पत्राचार से क्या रखता था, संबंध रखता था, ठीक है। दीवाने इंसा। मंत्री और उनके कार्य हम लोग देखते हैं। वजीर यानी कि प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुसाफिर ए मुमालिक ये क्या करता था, जिसको महालेखाकार कहा जाता था, ठीक है। मुसाफिर ए मुमालिक क्या होता था, महालेखाकार होता था। ये जो है प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का क्या करता था, लेखा जोखा करता था, ठीक है। जो भी आय प्रांत वगैरह से या अन्य विभागों से प्राप्त होते थे, उसकी आय मतलब कितना आया प्राप्त हुआ हमें और उस पर हमने कितना खर्चा किया, इसका लेखा जोखा कौन करता था, मुसाफिर ए मुमालिक करता था। कौन करता था, मुसाफिर ए मुमालिक यानी कि महा लेखाकार करता था, ठीक है। मजमुआदार, मजमुआदार, मजमुआदर, ठीक है। मजमुआदर जो होता था ये क्या दिया करता था, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था, मजमुआदर रखता था। कौन रखता था, मजमुआदर जो है वो क्या करता था, जो भी उधार दिए गए थे धन उनका जो है हिसाब रखता था। खजीन, खजीन क्या था, ये कोषाध्यक्ष। खजीन क्या था भाई, कोधा कोषा अध्यक्ष हुआ करता था खजीन। आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक क्या होता था, दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। आरिज ए मुमालिक क्या होता था, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था या फिर दीवाने अर्ज होता था, ठीक है। सद्र उस सुदूर ये क्या होता है, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता है। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता है, सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर जो होता था ये क्या होता है, धर्म विभाग एवं दान विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था भाई, ठीक है। सद्र उस सुदूर। काजी उल कजात ये क्या होता था, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, काजी उल कजात। काजी उल कजात जो होता था ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। बरीद मुमालिक ये क्या होता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। बरीद मुमालिक क्या होता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील दर ये क्या होता था, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। जो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाएं थी उसकी देखभाल कौन करता था, वकील दर करता था, ठीक है। वकील ए दर क्या करता था, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। बरीद मुमालिक क्या करता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। काजी उल कजात क्या करता था, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सद्र उस सुदूर क्या करता था, ये धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। आरिज ए मुमालिक क्या होता था, दान
ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था। खजीन क्या होता था, ये कोषाध्यक्ष होता था। मजमुआदर क्या होता था, ये उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। और जो है मुसाफिर मुशरिफ ए मुमालिक क्या होता था, प्रांतों वगैरह और जो अन्य विभाग से प्राप्त धन प्राप्त होते थे उस पर जो व्यय और जो आय जो प्राप्त होता था उसका लेखा जोखा रखता था। ठीक है, प्रधानमंत्री ये क्या होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, विभाग निर्माता सुल्तान कौन कौन से थे इसके, ये हम लोग देखते हैं। दीवाने मुस्तखराज यानी कि वित्त विभाग के लिए होता था दीवाने मुस्तखराज, इसका निर्माता कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था भाई, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये क्या था, दीवाने मुस्तखराज का निर्माता था। ठीक है, दीवाने कोही यानी कि कृषि विभाग जो था इसका निर्माता कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही का निर्माता कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवाने मुस्तखराज का निर्माता कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि वित्त विभाग दीवाने मुस्तखराज था। और दीवाने कोई कृषि विभाग के लिए था, इसका कौन था प्रमुख, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग था, इसका जो है कौन था निर्माता, सुल्तान तो बलबन था। दीवाने अर्ज का निर्माता कौन था, बलबन था। दीवाने बंदगान यानी कि दास विभाग, दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग, दीवाने इस्तिहाक यानी कि पेंशन विभाग का निर्माता कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदगान यानी कि दान दास विभाग, दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग, दीवाने इस्तिहाक यानी कि पेंशन विभाग का क्या था भाई, निर्माता था फिरोज तुगलक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत क्या कहलाते थे, बरीद कहलाते थे भाई। मतलब समझो, जो साम्राज्य के विभिन्न भाग में जो चीजें चल रही थी, जो गतिविधियां चल रही थी, उन गतिविधियों को जानने के लिए क्या नियुक्त किए जाते थे, दूत नियुक्त किए जाते थे। और वो दूत क्या कहलाते थे, बरीद कहलाते थे। क्या कहलाते थे भाई, वो दूत बरीद कहलाते थे। ठीक है, शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य बरीद के पद पर कौन नियुक्त किया जाता है भाई, जो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग होते थे वही मुख्य बरीद के पद पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। मतलब जो बहुत ज्यादा खास रहेंगे, बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र रहेंगे, उन्हीं को जो है बरीद के लिए जो है नियुक्त किया जाता था भाई। ठीक है, साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूत को नियुक्त किए जाते थे। ये दूत क्या कहलाते थे, बरीद कहलाते हैं। और ये वही नियुक्त होते थे जो बहुत ज्यादा विश्वास पात्र होते थे शासक के। ठीक, लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी भाई, फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों एवं सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। क्या करता था भाई, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग क्या करता था, विभिन्न नहरों एवं सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत काल अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे एकता या सूबा कहा जाता था। जो सल्तनत काल था वो बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे एकता या फिर क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। यहाँ का शासन किसके द्वारा होता था, जो प्रांत था प्रांतों का शासन किसके द्वारा होता था भाई, नायब या फिर वली या फिर मुफ्त के द्वारा होता था। ठीक है, संतलत काल अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे एकता या सूबा कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था, एकता या फिर सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। ठीक है, एकता को एकता को सिको जिलों में विभाजित किया जाता था। सिंको यानी कि जिलों में जो है विभाजित किया जाता है एकताओं को। जो ये एकता था यानी कि जो प्रांत था, प्रांत को जो है जिलों में विभाजित किया जाता था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। यानी कि सिखों का अधिकारी क्या होता था, सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। क्या था भाई, ये जो सिकदार होता था ये क्या होता था, ये एक सैनिक अधिकारी होता था। क्या होता था भाई, ये एक सैनिक अधिकारी होता था, जो कि क्या करता था भाई, सिखों यानी कि जिलों की देखभाल करता था, या जिलों में जो भी घटनाएं होती थी उनके लिए जो है ये जिम्मेदार होता था। ठीक है, सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। यानी कि जो सिख थे उनको जो है परगना में विभाजित किया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था। आमिल जो होता था वो क्या होता था भाई, परगने का मुख्य अधिकारी होता था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी कौन होता था, आमिल होता था। ये इंपॉर्टेंट है कि परगने का मुख्य अधिकारी कौन होता था, आमिल होता था। अब देखो ऊपर से, सल्तनत काल जो था वो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे एकता या फिर सूबा कहा जाता था। और सूबा या फिर एकता का जो
शासन किसके हाथ में होता था? नायब या फिर वली या फिर मुख्य के हाथ में होता था। इक्ता या फिर सूबा, यानी कि जो प्रांत था, प्रांत को ही इक्ता या फिर सूबा कहा जाता था, जिसका जो नायब होता था उसके उसे जो है, जिसका जो शासन होता था वो नायब या फिर वली या फिर मुक्त के द्वारा होता था। और जो इक्ता था यानी कि जो प्रांत था उसको जो है सिको यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था। जिला जो होता था उसी को सिको कहा जाता था। उसमें जो है इक्ता को यानी कि प्रांत को विभाजित किया गया था, और इन सिको का अधिकारी जो होता था उसे क्या कहा जाता था? सिकदार कहा जाता था, जो कि एक सैनिक अधिकारी होता था। और जो ये सिख थे, सिखों को जो है जिलों में, सॉरी, परगनों में विभाजित किया गया था। सिखों को जो है किसमें विभाजित किया गया था? परगनों में विभाजित किया गया था। और परगनों का अधिकारी क्या होता था? आमिल होता था। परगनों का अधिकारी क्या होता था भाई? आमिल होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजस्व कर या फिर व्यवस्था किस प्रकार से थी? एक सेकंड रुकना भाई, वो बीच में ना कॉल वाले डिस्टर्ब कर देते हैं। राजस्व कर हम लोग चलिए देखते हैं। राजस्व क्या होता था? राजस्व कर उस क्या होता था, ये जो मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या था भाई? कर था। और जो जरिया जजिया क्या होता था? ये गैर मुसलमानों द्वारा जो धार्मिक कर होता था। खराज क्या होता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। खराज, ये मैंने बताया था आप सभी लोगों को, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उस जो होता था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। जजिया क्या होता था? गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था। जकात क्या होता था? मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। समझ रहे हो? संपत्ति का 40वां हिस्सा यानी कि 1/40वां भाग जो होता था, ये जकात लिया जाता था मुसलमानों से। ठीक है। खम्स क्या होता था? ये जो है लूटे गए धन। खम्स क्या होता था? यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। और जो है शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा था। भाई, सिर्फ फिरोज शाह तुगलक था जो कि 1/5 भाग लेता था, बाकी सारे ने 4/5 हिस्सा अपने लिए रखा था। 1/5 जो है वह जो इसका लूटता था या फिर जो इसका हकदार होता था उसको देते थे। ठीक है। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। मतलब किसी को अगर गड़े हुए खजाने मिलते थे तो जो सुल्तान सिकंदर लोदी था उसने कोई भी उससे क्या नहीं लिया था भाई? हिस्सा उसमें से नहीं लिया था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। अमीर सदा नामक जो एक शहर था या फिर 100 गांव को जो है शासन करता था, 100 गांव पर शासन या फिर एक शहर पर शासन जो करता था उसको क्या कहा जाता था? अमीर सदा नामक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग जो है खुद यानी कि छोटे जमींदार और जो है मुकद्दम यानी कि मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। देखो भाई, अब नीचे से इसको देखते चलते हैं। ग्राम का एक पटवारी होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग कौन होते थे? खुद यानी कि छोटे जमींदार और मुकद्दम यानी कि मुखिया होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। एक शहर या 100 ग्रामों में शासन की देखरेख जो है अमीर सदा नामक क्या करता था? अधिकारी करता था। 10 अश्वरोही एक सर एक खेल के बराबर होता था। सर एक खेल बराबर एक सिपा सलार के बराबर होता है। एक सिपा सलार एक अमीर के बराबर होता था। एक 10 अमीर जो है भाई, सॉरी 10 सिपा सलाहकार जो है, एक सेकंड भाई, मैंने गलत बोल दिया। ठीक, एक सेकंड 10 अश्वरोही जो है एक सर एक खेल के बराबर, 10 सर एक खेल जो है एक सिपा सलार के बराबर, 10 सिपा सलार जो है एक अमीर के बराबर, 10 अमीर बराबर एक मलिक के बराबर, 10 मलिक बराबर एक खान के बराबर। मंगोल के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली। एक सेकंड, सुल्तान की अस्थायी सेना के खास खेल नाम दिया जाता है। सुल्तान की जो अस्थायी सेना थी उसको खास खेल नाम दिया जाता था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। ये भाई पूरा का पूरा सल्तनत व्यवस्था ये सारी की सारी थी, 10 वगैरह मिलाकर जो की जाती थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाता। ठीक है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा जो है अर्राद कहा जाता था। जो बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीनें थी उसको मंगलिक, सल्तनत काल में मंगलिक कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता था? तथा अर्राद कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? अर्रात कहा जाता था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोले फेंके जाने वाले को मंगलिक या फिर अर्रात कहा जाता है। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े जो है तुर्क, अरब एवं जो है रूस से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल में जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे वो कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्क से, अरब से और जो है रूस से मंगाए जाते थे। ठीक है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोले फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? मंगलिक तथा अर्रात कहा जाता था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते? तुर्की से, अरब से और कहाँ से? रूस से मंगाए जाते। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे भाई? बंगाल से मंगाए जाते। ठीक है, हाथी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। भाई पूछा जा सकता है एकता प्रथा को लगाया किसने था? ये मैंने आप सभी लोग को बता दिया, इल्तुतमिश। और समाप्त किसने किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने एकता को जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है। एकता प्रथा को दोबारा शुरुआत जो है फिरोज तुगलक ने की थी। एकता की जो है दोबारा शुरुआत किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया, दोबारा जो है फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्थान किस प्रकार से क्या क्या था? तो सरस्वती जो है अच्छी किस्म की चावल के लिए प्रसिद्ध था। सरस्वती जो है भाई अच्छी किस्म की किसके लिए? चावल के लिए प्रसिद्ध था। सरस्वती किसके लिए प्रसिद्ध था? अच्छी किस्म की चावल के लिए जो है प्रसिद्ध था। और जो है अहिनवाड़ा, ये जो है व्यापारियों का तीर्थ स्थल, व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में जो है अहिनवाड़ा को जाना जाता था। सतगांव जो है रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा जो है नील उत्पादन के लिए। बनारस जो है सोने चांदी व जड़ी काम के लिए। बनारस जो है उस टाइम सल्तनत काल में सोने चांदी व जड़ी काम के लिए। आगरा जो है नील उत्पादन के लिए। सतगांव जो है रेशम रजाइयों के लिए, रेशमी रजाइयों के लिए सतगांव प्रसिद्ध था। अहिनवाड़ा जो है व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में अहिनवाड़ा। और सरस्वती जो है अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। सल्तनत कालीन जो कानून था वो शरीयत, कुरान एवं जो हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून में 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा व कयास। मुस्लिम कानून में 4 महत्वपूर्ण स्रोत शामिल थे भाई सल्तनत काल में। कौन कौन से थे? कुरान था, हदीस था, इज्मा था और कौन था? कयास था। ठीक है। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सुल्तान सप्ताह में जो है 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए क्या होता था? उपस्थित होता था। ठीक है भाई। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था जो है चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। सल्तनत कालीन जो मुद्रा थी वो चांदी व्यवस्था के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके, तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल जो है वह सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। इस सल्तनत काल के रूप में जो है प्रसिद्ध कौन था? तो देवल था। ठीक है। कौन था भाई? देवल था, जो कि जो है प्रसिद्ध था किस लिए? जो है अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में सल्तनत काल में देवल। ठीक है। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। ठीक है। क्या कहा गया? सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की क्या थी? प्रणाली जो थी उसको क्या कहा गया? मुक्ताई कहा गया। ठीक है। मिश्रित है प्रणाली को क्या कहा गया? मुक्ताई कहा गया, जो कि सल्तनत काल में थी। ठीक है। भूमि की माप जोख करने के बाद जो है क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण जो है मसाहत कहलाता था। भूमि की माप जोख करने के बाद क्षेत्रफल जो लगान लगाया जाता था क्षेत्रफल के आधार पर, उसको क्या कहा जाता था? मसाहत कहते थे। क्या कहते थे? मसाहत कहते थे। ठीक है। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। भूमि की माप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी भाई? मसाहत की। तो अलाउद्दीन ने की थी। किसने की थी भाई? अलाउद्दीन ने मसाहत की शुरुआत की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। जो पूर्णतः जो है केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि थी वो क्या कहलाती थी? खालसा भूमि कहलाती थी। ठीक है। केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली जो भूमि थी वो क्या कहलाती थी? खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया था। ये मैंने आप सभी लोगों को ऊपर बता दिया। ठीक है। तो आज के लिए भाई बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और आज आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। ठीक है। और जो है आज हम लोगों का जो है दिल्ली सल्तनत ये जो है
समाप्त हो चुका है। अब जो हम विजयनगर साम्राज्य ये सब कुछ जो है धीरे धीरे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और जल्दी से जो है हम मिडाइवल हिस्ट्री खत्म करके जो है इस पर पहुंच जाएंगे। हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री पर रुख जो है मोड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो है 5-6 दिनों में जो है मिडाइवल भी हम लोग पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा जल्दी होती हैं चीजें, इसीलिए जो भाई पीपीटी के माध्यम से लेकर आता हूँ। इसीलिए जो है लिख वगैरह कर लिखूंगा भाई, समझ ही नहीं पाओगे आधा से ज्यादा, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो इसीलिए जो है ज्यादातर चीजों को मैं लिखता नहीं हूँ, समझाता हुआ चलता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी।